पोते की बर्थडे पार्टी पर एक स्टेज बनाया गया था जहां पर सभी लोग खड़े होकर उस बच्चे को ब्लेसिंग दे रहे थे और उसी दौरान उस बच्चे का जो दादा होता है वह भी वहां पर आकर माइक लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसकी जो बहू होती है और उसकी कुछ सहेलियां जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश पढ़ा लिखा समझ रही थी वह उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये गमार भला क्या कहेगा स्टेज पर चढ़कर। इसके बाद जो वे दादाजी होते हैं वो एकदम से फर्राटेदार इंग्लिश में उस बच्चे को ब्लेसिंग देने लगते हैं और उनकी अंग्रेजी को सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और जो उनकी बहू थी वह तो और भी ज़्यादा हैरान और शर्मिंदा हो गई थी। क्या कारण था जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक गाँव में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है ईश्वर चंद। ईश्वर चंद के 3 बेटे हैं। एक बेटा बड़ा है, उसकी भी शादी हो चुकी है, उससे छोटा है, उसकी भी शादी हो चुकी है और जो सबसे छोटा है उसकी भी शादी हो चुकी है। ईश्वर चंद के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा उन्होंने अपने बच्चों में कर दिया है और जो बड़ा और छोटा लड़का है यानी कि जो बड़ा वाला है वह भी अलग रहकर शहर में रहा करता है और जो छोटा वाला लड़का है वह भी अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को लेकर शहर में रहा करता है। लेकिन बीच वाला जो लड़का होता है वह अपने पिता को अपने पास रखा करता है। बीच वाले बच्चे का नाम होता है अमित जो कि अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है और उसकी पत्नी का नाम है रचना। अमित और रचना का एक बच्चा भी है जिसका नाम है वरुण जो कि स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता है और बड़ी अच्छी तरह से उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। अमित एक बढ़िया सी कंपनी में काम किया करता, अच्छा खासा रुपए पैसे कमाया करता और गांव में अपने पिता के साथ रहा करता। उसके पिता खेतीबाड़ी को देखा करते और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन अचानक से जो अमित के बड़े और छोटे भाई होते हैं गर्मियों की छुट्टी में उनके बच्चे घर पर आ जाते हैं। जैसे बच्चे घर पर आते हैं तो यहाँ पर जो अमित का लड़का होता है उसके साथ वो खेलने लगते हैं और खेलते खेलते ढेर सारी बातें उससे अंग्रेजी में करने लगते हैं। लेकिन जो कि गांव के स्कूल में रहकर पढ़ाई किया करता था तो उसे वो अंग्रेजी की बातें समझ में नहीं आती हैं। यह बात रचना देख लेती है और रचना जब इन बातों को देखती है तो उसके बाद अपने बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगती है और सोचती है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरे बच्चे को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि गांव का जो स्कूल था उसके अंदर हिंदी मीडियम से ही पढ़ाया जाता था और इस बात को लेकर जब रचना काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद वह अपने पति से इस बारे में बात करने लगती है। कहती है कि तुम्हारे भाइयों के बच्चे आए थे लेकिन हमारे बच्चे के सामने वो अंग्रेजी बोल रहे थे और हमारे बच्चे पर बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है। इन बातों को देखकर मुझे बड़ा ही बुरा लगा और वो बच्चे अंग्रेजी में न जाने इससे क्या क्या कह रहे थे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था और ये पागलों की तरह उसकी तरफ देख रहा था। इस बात को सुनकर जो अमित होता है वो भी कहने लगता है कि हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसके बाद जो रचना होती है उससे कहने लगती है इसका एक ही सॉल्यूशन है, तुम शहर में कोई अच्छा सा घर देख लो और हम ही अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और वहीं पर इसके जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। अब ये बात कहीं ना कहीं अमित को ठीक लगती है क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल था। तो इसी वजह से जो अमित होता है आज जब ड्यूटी जाता है तो ड्यूटी के बाद 1 घंटा रुककर शहर के अंदर इधर उधर घर ढूंढने लगता है। ढूंढने से उसे उसके मन का घर भी मिल जाता है जिसका किराया भी ज़्यादा नहीं था और वह बड़े ही शांत माहौल में था। अमित उस घर के लिए बात कर लेता है लेकिन अभी वह उसे फाइनल नहीं करता है। वह कहता है कि कल मैं अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा और उसे इस घर को दिखाकर उसके बाद मैं इसे फाइनल कर दूंगा। इसके बाद अमित अपने घर जाता है और घर जाने के बाद शाम को अपनी पत्नी को घर के बारे में बताता है और कहता है कि तुम जो कह रही थी वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई है और मैंने अपने लिए एक शहर में घर देखा है। इस बात को सुनकर पत्नी एकदम से खुश हो जाती है और वह तरह तरह के सपने अपने मन के अंदर सोचने लगती है। दरअसल यहाँ पर बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ जो रचना होती है उसका भी सपना शहर में जाकर रहने का था क्योंकि गाँव में तो बहुत तरह की प्रथाएं होती हैं जो औरत को खुलकर जीने से रोक लिया करती हैं। और दूसरे दिन जो अमित होता है अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता है और वहां पर जाकर शहर वाला घर दिखा देता है। जैसे ही पत्नी शहर वाले घर को देखती है तो देखते एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बड़ा ही अच्छा घर है, इसी के अंदर हम लोग रहेंगे। यह सोचकर उसने हामी भर दी थी और इसके बाद जो अमित होता है उस घर के लिए एडवांस पे कर देता है और वहां से पति पत्नी वापस घर आने के लिए चल देते हैं। रास्ते में अमित कहता है कि ठीक है, अच्छा हुआ जब ये घर मिल गया है तो पिताजी को भी इस बारे में बता ही देते हैं कि हम लोग अब शहर में रहने वाले हैं। लेकिन तभी जो अमित की पत्नी होती है वह मना कर देती है, कहती है कि क्यों पिताजी को क्या बताना,
बाद में बता देंगे, अपने आप उन्हें पता चल जाएगा। ऐसा कहकर वो फिलहाल मना कर देती है। तो अमित सोचता है कि शायद ये पिताजी को सरप्राइज देना चाह रही होंगी। इस बात को सोचकर अमित वहां से घर चला जाता है और अपने पिता को इस बारे में कुछ नहीं कहता है। धीरे धीरे वो दिन भी नजदीक हो जाता है जिस दिन उन दोनों को शहर में जाकर शिफ्ट होना था। और उस दिन जो अमित होता है अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कह देता है और साथ में खुद भी पूरी तरह से तैयार होता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय में उसकी पत्नी ने अपना और अपने बच्चों का और अपने पति का पूरा सामान पैक कर लिया था। लेकिन इस बात के बारे में ना तो पिताजी को पता था और ना ही रचना ने अपने ससुर जी का सामान पैक किया था। अब जब अमित इन सब चीजों को देखता है तो वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि क्यों बाबूजी का सामान क्यों पैक नहीं किया। तो उसके बाद पत्नी कहने लगती है कि क्यों बाबूजी के सामान की क्या जरूरत है, उन्हें सामान की क्या जरूरत होगी। इस बात को सुनकर अमित कहने लगता है कि देखो बाबूजी हैं, उनके भी कपड़े चाहिए होंगे, अगर वो हमारे साथ वहां पर रहेंगे तो उनको भी तो सामान की जरूरत होगी। लेकिन तभी जो अमित की पत्नी होती है रचना, वह कहने लगती है कि कौन कह रहा है बाबूजी हमारे साथ जा रहे हैं, बाबूजी यहीं पर रहेंगे और हम लोग अकेले ही वहां पर जाकर रहेंगे। वहां पर इतना बड़ा घर है, खेती बाड़ी भी है, इसको भी तो कोई देखने भालने वाला चाहिए। अब इस बात को सुनकर अमित एकदम से नाराज हो जाता है और अपनी पत्नी पर इस बात के लिए चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुमने समझ क्या रखा है, मैं अपने पिताजी को इस तरह से अकेले छोड़कर यहां से नहीं जा सकता। जब पत्नी देखती है कि उसका पति अपने पिता को अपने साथ ले जाना चाहता है तो उसके बाद वह अपने पति से कहने लगती है कि तुम क्या पिताजी को पहले से ही साथ ले जाना चाहते थे। तो वह कहता है कि हाँ, मैं तो पिताजी को साथ ले जाना चाहता था। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा भी तो था कि पिताजी को बताने की क्या जरूरत है। तो अमित बताता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम पिताजी को सरप्राइज देना चाहती हो और इसी वजह से ऐसा कर रही हो। इसके बाद जो रचना होती है वह इस बात पर अपना मुंह फुला लेती है और अपने पति से लड़ाई करके घर के अंदर बैठ जाती है। अब तभी थोड़ी देर में ईश्वर चंद जी भी बाहर से घूमकर घर पर आ जाते हैं और जैसे ही वो अपने बेटा और बहू को देखते हैं तो देखते ही समझ जाते हैं इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनबन हुई है। इसके बाद जो ईश्वर चंद जी होते हैं वो अपने बेटे से पूछने लगते हैं बेटा क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है, क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है। तो उसके बाद बेटा जो अमित होता है वह बात को संभालते हुए कहता है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी सी कहा सुनी है और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल तुम्हारी बहू किसी बात को लेकर मुझसे नाराज है और इसका गुस्सा कुछ देर का है, उसके बाद सही हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने पिता को लेकर बाहर आंगन में बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है, कुछ पुरानी बातें। और आज वह यहाँ से ऑफिस जाने का भी प्रोग्राम कैंसिल कर चुका था। इसके बाद पिता पूछने लगता है बेटा आज तू ऑफिस क्यों नहीं गया, क्या कोई जरूरी बात है, और यहाँ पर तुम लोगों ने सामान भी पैक कर रखा है, क्या कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तो वो बात को टाल मटोल कर देता है और पिताजी से उनकी बातें पूछने लगता है, कोई पुरानी बातें जिनसे उनका ध्यान पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है। और वह अपने बेटे को बुलाकर दादाजी के पास बिठा देता है, छोटी मोटी बातों में उसको उलझा देता है और उलझाने के बाद घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाकर जब वह देखता है तो उसकी पत्नी अभी भी नाराज है। लेकिन जो अमित होता है उसने फाइनल फैसला कर लिया था कि अगर वो लोग जाएंगे तो वहां से पिताजी को लेकर जाएंगे, वरना वो बिल्कुल से शहर नहीं जाएंगे। यह बात वह अपनी पत्नी को अंदर जाकर बता देता है और कहता है कि अगर तुम्हारा मन हो तो बेशक से चले जाना, लेकिन पिताजी हमारे साथ जाएंगे, अगर नहीं मन है तो कोई बात नहीं, हम सभी लोग यहाँ पर रहेंगे और मैं पिताजी को अकेला यहाँ पर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। अब तक जो रचना थी बहुत कुछ सोच चुकी थी और सोचने के बाद एकदम से अपने रंग बदल लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप मुझे पहले बता देते तो ये कुछ बवाल होता ही नहीं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि पिताजी को अपने साथ ले चलते हैं और सभी लोग वहां पर रहेंगे। इसके बाद जो अमित होता है वह इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और वह अपने पिता से जाकर कह देता है कि पिताजी चलिए, आपको हमारे साथ चलना है और वहां पर जाकर आपको कुछ सरप्राइज देना है। अमित ने जल्दबाजी में पिता का बैग पैक किया था और सभी सामान और अपने बच्चे और अपने पिता को लेकर वहां से सीधा शहर के घर के लिए निकल जाता है। थोड़ा सा सफर तय करने के बाद वो लोग उस घर पर पहुंच जाते हैं और अब तक पिता ने बार बार अपने बेटे से पूछा था कि बेटे हम कहां जा रहे हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया था। जैसे वो शहर वाले घर पर पहुंच जाते हैं तो वहां उतरकर बेटा कहने लगता है कि पिताजी ये देखो, आज से ये हमारा कुछ दिनों के लिए घर रहेगा और हम लोगों को यहीं पर रहना है। पिता जैसे ही शहर के घर को देखता है तो एकदम से खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद मेरे बेटे ने ये घर खरीद लिया है। लेकिन जैसे वो अपने बेटे से पूछता है तो वह बताता है कि नहीं पिताजी, अभी मैंने इस घर को खरीदा नहीं है, दरअसल बच्चे की पढ़ाई को लेकर तुम्हारी बहू काफी ज्यादा परेशान थी तो इसी वजह से हम लोग शहर में आ गए और आप भी आज से यहीं पर हमारे साथ रहोगे। जब बच्चे की इस बात को सुनता है तो पिता भी इस बात के लिए हामी भरता है और कहता है कि हाँ, बहू का कहना सही है और यहाँ शहर में रहेगा तो अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। इसके बाद पूरा परिवार उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद
जो अमित होता है वह तो अपनी नौकरी पर चला जाया करता, लेकिन जो उसकी पत्नी रचना होती है वह यहाँ पर आने के बाद पूरी तरह से अपने रंग ढंगों को बदल रही थी और अब वह अपनी कई तरह की सहेलियां बनाकर उनके साथ दिन भर घूमने के लिए निकल जाया करती। गांव में तो वो अच्छी तरह से अपने ससुर जी का आदर सम्मान किया करती, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो रचना होती है वो अपने ससुर के लिए खाना बनाकर किचन में रख दिया करती, उनको परोस कर भी नहीं दिया करती है। ससुर जी इस बात को समझ जाते हैं और चुपचाप ऐसे घर के अंदर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी अति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही उन लोगों को यहाँ पर रहते हुए 1 साल बीतता है तो 1 साल के दौरान जो रचना होती है वो अपने ससुर के लिए अब खाना तक भी बनाकर नहीं जाती है। 1 साल के अंदर बच्चे भी अच्छी तरह से स्कूल में एडजस्ट हो गए थे। स्टार्टिंग में तो उन्हें कठिनाई हुई थी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने में, लेकिन धीरे धीरे बच्चों ने सब कुछ गेन कर लिया था और यहाँ पर वे अच्छी तरह से पढ़ने लगे थे। दादाजी उन्हें ट्यूशन तो दिया करते थे, लेकिन कभी भी वो इंग्लिश पढ़ना उन्हें नहीं सिखाया करते थे। वो उन्हें केवल हिंदी ही पढ़ना सिखाया करते थे और हिंदी को ही प्रेफर किया करते थे। यह बातें रचना को बुरी लगती हैं, तो इसी वजह से वह अपने बच्चों के लिए एक ट्यूटर रख देती है और वहां पर जाकर बच्चे ट्यूशन भी लिया करते हैं। इसके बाद एक दिन ऐसे नॉर्मल दिन था, रचना अपनी किसी सहेली के साथ किसी पार्टी में गई हुई थी और सुबह सुबह अपने बुजुर्ग ससुर के लिए वह खाना तक बनाकर नहीं गई थी। दोपहर का समय होता है, बुजुर्ग व्यक्ति को भूख लगती है, वह जाकर किचन में देखता है तो उसे कोई भी खाना नहीं मिलता, लेकिन परिवार की गरिमा को बचाए हुए वह अपने बेटे से इन सभी बातों को बिल्कुल भी शेयर नहीं करता है, ताकि बेटा और बहू में लड़ाई ना हो सके और उनका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त ना हो सके। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसके पास कुछ पैसे थे, तो उन पैसों से एक बिस्किट का पैकेट वो कॉर्नर वाली दुकान से लेकर आता है और उस पैकेट को लाकर पानी के साथ भिगो भिगो कर उन बिस्किटों को खाने लगता है। दोपहर का समय था और आज दोपहर में जो अमित होता है अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर सीधा घर आ जाता है और अपने पिता को बिस्कुटों को पानी में भिगोकर खाते हुए देख लेता है। उसे यह बात बड़ी बुरी लगती है और वह अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी क्या हुआ, आप बिस्कुट इस तरह से क्यों खा रहे हो, क्या आपको भूख लगी है? तो वो कहने लगता है कि हाँ बेटा, थोड़ी सी भूख लगी है, कोई बात नहीं, मैं इनको खा लेता हूं, उसके बाद मेरी भूख शांत हो जाएगी। तभी बेटा कहता है कि क्यों, रचना ने आपको खाने के लिए नहीं दिया? तो इस बात को सुनकर जो ईश्वर चंद होते हैं वो चुप लगा जाते हैं और बेटा घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। जब बेटा अपनी पत्नी को ढूंढता है तो उसका पिता बताता है कि बेटा वो तो अपनी सहेलियों के साथ मार्केट गई हुई है किसी काम के लिए, तो तुम बताओ तुम्हें क्या काम है और किस वजह से तुम उसे ढूंढ रहे हो। बेटा जब इस बात को सुनता है तो अपने पिता से पूछने लगता है कि सहेलियां, अभी हमें यहाँ पर आकर 1 साल ही हुआ है, तो 1 साल में उसने अपनी सहेलियां भी बना ली। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ बेटा, उसने कई सारी सहेलियां बना ली हैं और यहाँ पर अक्सर वो उन्हीं के साथ घूमा फिरा करती है। इसके बाद जो अमित होता है किचन में जाता है अपने पिता के लिए खाना ढूंढने के लिए। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी पिताजी के लिए खाना बनाकर किचन में रख कर गई होगी, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे कोई भी खाना नहीं मिलता। तभी के तभी जो अमित होता है एक होटल पर जाता है और वहां से कुछ खाना पैक करवाकर अपने पिताजी के लिए लेकर आता है। उसने अपने पिता को खाना खाने के लिए दे दिया था और पिता भी चुपचाप उस खाने को खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और शाम के लगभग 4 बज गए थे और 4 बजे जो उसकी पत्नी होती है वो पार्टी से थकी आ रही बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। पति अंदर लैपटॉप पर काम कर रहा था और बुजुर्ग जो ससुर था वह अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहा था। थोड़ी देर सोफे पर बैठने के बाद जो रचना होती है वह अपने बेडरूम में जाती है और वहां पर जैसे अपने पति को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि अमित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उसके बाद अमित कहता है कि दरअसल वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने हाफ डे ले लिया था और हाफ डे में ही मैं वापस आ गया। लेकिन इसके बाद जो अमित होता है अपनी पत्नी से सवाल करने लगता है और पूछता है कि ये बताओ तुम कहाँ गई थी? तो वो कहती है कि मेरी एक दोस्त की पार्टी थी और उसी पार्टी के लिए मैं गई हुई थी। तो वो कहता है कि कब पता चला था तुम्हें पार्टी का? तो वो कहती है कि 10 बजे मेरी फ्रेंड का फोन आया था और उसने कहा था कि पार्टी है और तुम्हें भी आना होगा। इस बात को कहते हुए रचना थोड़ी सी झिल्ला जाती है और कहती है कि क्यों, क्या हो गया, क्या मैं अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जा सकती? तो अमित बड़ी ही शांति से उससे कहता है कि नहीं, पार्टी में तो जा सकती हो, लेकिन ये बताओ उसके कितनी देर बाद तुम यहाँ से निकल गई थी? तो वो कहती है कि 11:30 बजे मैं यहाँ से निकल गई थी और अब मैं वापस लौटी हूँ। इसके बाद अमित कहने लगता है कि तुम सुबह 10 बजे की गई हो और 4 बजे लौटी हो, तो तुमने पिताजी के लिए खाना बनाकर क्यों नहीं रखा? इस बात को सुनकर रचना झिल्लाते हुए कहने लगती है कि क्यों, क्या हुआ, सुबह 10 बजे तो मैं उन्हें खाना खिलाकर गई थी, अब इतने में उन्हें भूख भी लगाई, क्या हुआ?
तो अमित बताता है कि पिताजी इस तरह से बाहर बैठकर बिस्कुटों को पानी में भिगोकर खा रहे थे, अगर तुम खाना बना जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। इस बात को लेकर रचना अपने पति से नाराज हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें तो मुझ में ही खोट दिखाई दिया करते हैं और मेरा ही सारा खोट है ना, कोई बात नहीं, आज से मैं घर से बाहर जाऊंगी ही नहीं और अपनी सहेलियों को यहीं पर बुला लिया करूंगी। ऐसा कहकर वो नाराज होकर किचन में चली जाती है और वहां पर खाना बनाने लगती है। अमित भी अपनी पत्नी से इससे आगे कुछ भी नहीं कहता है और धीरे धीरे ये दिन भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही बेटा यहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है तो उसकी जो पत्नी होती है वह अपनी सहेलियों को यहीं पर बुला लेती है और यहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ बातें करने लगती है। बातों के दौरान जो रचना होती है वह इंग्लिश में अपनी सहेलियों से बात करती है और अपने ससुर को इंग्लिश में खरी खोटी सुनाने लगती हैं। साथ में उसकी सहेलियां भी उसके ससुर का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती हैं और इस बात को देखकर रचना भी उनके साथ हंसने लगती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, बुड्ढे की समझ में कोई बात थोड़ी ना आ रही होगी। यह सोचकर वह सभी सहेलियां बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं और उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति ईश्वरचंद जी होते हैं वो उनकी सभी बातों को सुनकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और बाहर पार्क में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे शाम हो गई थी और शाम के समय ईश्वरचंद जी वापस लौटते हैं, लेकिन यहां पर वे अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहते हैं। रचना समझती है कि इनको इंग्लिश आती ही नहीं है तो इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन वह भी आ जाता है जब उनके बेटे का बर्थडे होना था और बर्थडे के टाइम पर उन्होंने एक छोटा सा स्टेज लगवाया था घर के अंदर, जिस स्टेज पर एक माइक का प्रबंध किया गया था और जहां पर पार्टी में आए हुए व्यक्ति सभी जाकर उनके बेटे को बधाई देने वाले थे स्टेज पर खड़ा होकर, और वहीं पर जो रचना होती है उसकी सहेलियां भी आ गई थी। इसके बाद सभी लोग एक एक बारी करके स्टेज पर चढ़ते हैं और सभी लोग इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, यानी कि सभी इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे। और धीरे धीरे जो उस लड़के के दादाजी होते हैं यानी कि ईश्वरचंद जी, उनका नंबर भी आ जाता है और माइक उनके हाथ में होता है। जैसे उनके हाथ में माइक आता है तभी जो वहां पर रचना की सहेलियां खड़ी हुई थी वह ईश्वरचंद की तरफ देखकर टेढ़ी टेढ़ी मुस्कान अपनी सहेली की तरफ दिखाने लगती हैं और इसके बाद उनकी जो सहेली रचना होती है वह भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है, मानो सभी सोच रही हूं कि इसको भला कहां अंग्रेजी आती है, अब तो एक गवारों की तरह से पीस देगा और उसके बाद देखना क्या होता है। लेकिन वहीं पर जैसे ईश्वरचंद जी बोलना चालू करते हैं तो सभी लोगों की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनकी जो अंग्रेजी थी वो सबसे साफ थी और बहुत ही सटीक अंग्रेजी वो बोल रहे थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इनको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आया करती। और यह बात देखकर जो रचना की सहेलियां होती हैं वह भी पूरी तरह से भौचक्की रह गई थी। लेकिन तभी जो ईश्वरचंद जी होते हैं रचना और रचना की सहेलियों की तरफ इशारा करते हैं और उनसे अंग्रेजी में ही कहते हैं कि किसी भी किताब को उसके कवर को देखकर जज नहीं करना चाहिए। जैसे इस बात को वो लोग सुनते हैं तो सुनने के बाद एकदम से उनके सर नीचे की तरफ हो जाते हैं और उन्हें पता चल गया था कि उस दिन हमने जो कुछ भी इनसे कहा था वो सारी बातें इन्हें साफ साफ समझ में आ रही थी, लेकिन इन्होंने उस चीज का हमें उल्टा जवाब नहीं दिया। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और पार्टी खत्म होने के बाद जो ईश्वरचंद जी होते हैं वह अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। इधर जो रचना होती है वह भी अपने पति के साथ अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसके बाद वह अपने ससुर जी के बारे में अपने पति से पूछने लगती है। कहती है कि जब पिताजी को इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है तो वो कभी भी घर के अंदर अंग्रेजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया करते। तो जो रचना का पति अमित होता है वो उसे अपने पिता के बारे में बताता है। कहता है कि पिताजी अंग्रेजी में मुझसे भी ज्यादा फास्ट हैं और इनकी काफी अच्छी नौकरी लगी हुई थी। मुंबई के अंदर इन्हें 15 लाख का पैकेज मिला था, लेकिन इन्होंने गांव की मिट्टी और खेतीबाड़ी को चुना और अपने पिता और माता की देखभाल करने के लिए गांव में आकर ही खेतीबाड़ी करने लगे। पढ़े लिखे काफी ज्यादा हैं और बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए इंसान हैं। यह बात सुनकर रचना को अपनी गलतियों का एहसास होता है और दूसरे दिन जैसी सुबह होती है, सुबह सुबह वह अपने ससुर जी के पास जाती है और उनके पैर पकड़कर रो रो कर उनसे माफी मांगने लगती है। कहती है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईश्वरचंद जी भी उसे माफ कर देते और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, मैंने तो कभी इस बात को बुरा माना ही नहीं। तभी रचना कहने लगती है कि अगर आपको इतनी अच्छी अंग्रेजी आती थी तो आपने इस बात का जवाब उस टाइम पर हमें क्यों नहीं दिया। तो वो कहने लगता है कि बेटा तुम्हारी सहेलियां बैठी हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी फ्रेंड के सामने मैं तुम्हें बेइज्जत करूं। अगर मैं वहां पर कुछ भी तुमसे और तुम्हारी सहेलियों से कहता तो तुम्हारी दोस्तों के सामने तुम्हारी इज्जत धूमिल हो जाती। इस बात को सुनकर रचना को अपनी और भी ज्यादा गलतियों का एहसास होता है और उसे पता चल जाता है कि उसका ससुर उसे बहू की नजर से नहीं देखता, वह तो उसे अपनी बेटी की नजर से देखा करता है। इसके बाद वह रो रो
होकर उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है और इतनी ही देर में वहां पर अमित भी आ जाता है। अमित आकर पूछता है कि बाबूजी क्या हुआ, रचना क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। तो उसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं वह इस बात को दबा लेते हैं और इधर उधर की बातें कहकर रचना की गलती को उसके सामने नहीं लेकर आते हैं। बेटा भी समझ जाता है कि पत्नी से कोई गलती हो गई होगी और उसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी हर वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ा करते हैं और उनके कमेंट हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया करते हैं अच्छे वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहला नाम आता है रामलाल कुशवाहा जी का। रामलाल कुशवाहा जी जो कि विदिशा जिले के रहने वाले हैं और हमारी हर वीडियो को अपना प्यार दिया करते हैं। तो रामलाल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है राकेश कुमार जी का। राकेश कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है मनोज सिंह जी का। मनोज सिंह जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा नाम आता है धर्मेंद्र कुमार जी का। धर्मेंद्र कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। पांचवा नाम आता है विजय कुमार कुशवाहा जी का। विजय कुमार कुशवाहा जी जो कि अनूपपुर एमपी के रहने वाले हैं, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपके नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।